Hi, I am Dr. Kanchan Sachanandani, a consultant robotic and laparoscopic GI and HPV surgeon. आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में। पैनक्रियास क्या होता है? पैनक्रियास को हम हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं और मराठी में स्वादुपिंड बोलते हैं। यह एक बहुत ही क्रिटिकल ऑर्गन है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के आगे स्थित रहता है और हमारे डाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पैनक्रियास के वैसे तो कई काम हैं बॉडी में, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है हमारी पाचन क्रिया यानी डाइजेशन के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करना, जिसमें डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा एंजाइम सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा पैनक्रियास बहुत सारे हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन, जो कि हमारा शुगर यानी डायबिटीज़ रेगुलेट करता है। पैनक्रियास की कोई भी बीमारी से, इसके कट जाने से, इसके डैमेज होने से, इसकी सूजन आने से, ये सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पैनक्रियास को इतना क्रिटिकल ऑर्गन क्यों माना जाता है? क्योंकि ये हमारी रीढ़ की हड्डी के आगे स्थित है, बहुत ही डीप रहता है हमारे पेट में। और दूसरी चीज़ है कि इसका बहुत क्लोज रिलेशन है हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे पित्ताशय से और हमारी पित्त की नली से। तो ये पित्त की नली जो है वो पैनक्रियास यानी स्वादुपिंड की नली से जुड़कर एक ही मुंह में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। इसीलिए इसमें कोई भी ट्यूमर वगैरह होने से पित्त की नली पे भी प्रभाव पड़ता है और उसके ऊपर दबाव आने से पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। ज़्यादातर पैनक्रियास के जो ट्यूमर्स हैं वो पैनक्रियास के मुंह में यानी उसके हेड रीजन में स्थित रहते हैं और इसीलिए वो जल्दी डिटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनमें जॉन्डिस की संभावना ज़्यादा होती है। अगर पैनक्रियास के पिछले हिस्से में यानी उनके बॉडी या टेल में अगर ट्यूमर बने तो ज़्यादातर ये एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनमें कोई सिम्टम्स ही नहीं आते। बहुत ही एडवांस स्टेज में इनको पेन या वेट लॉस का सिम्टम रहता है और फिर हमें पता चलता है कि ये डिज़ीज़ ऑलरेडी फैल चुकी है। सो पैनक्रियाटिक कैंसर हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे? जॉन्डिस के अलावा भी इसके सिम्टम्स रहते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है पीलिया यानी जॉन्डिस, आँखों का पीलापन, पेशाब का पीलापन। इसी के साथ साथ अगर मोशन का कलर या स्टूल का कलर सफ़ेद या फिर थोड़ा सा हल्का कलर का होता जा रहा है, नॉर्मल येलो ब्राउन स्टूल्स रहते हैं, लेकिन यही अगर आपके लाइट येलो या क्ले जैसे स्टूल्स हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो रहा है, यानी पित्त जो है वो नीचे इंटेस्टाइन में नहीं आ पा रहा है, इसीलिए स्टूल्स के कलर में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। इसी के साथ साथ अगर बुखार आ रहा है या बहुत ज़्यादा कपकपाई हो रही है फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, भूख नहीं लग रही है, ये सब भी पैनक्रियाटिक कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार जो पैनक्रियास की नली और पित्त की नली के मुंह में जो ट्यूमर स्थित रहता है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में पेरीएम्पुलरी ट्यूमर कहते हैं, उसके कभी कभार झड़ जाने की वजह से हमें ब्लैक कलर के मोशंस या स्टूल्स भी हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब ये ट्यूमर झड़ने की प्रक्रिया होती है तो कभी कभार ऐसा लगता है कि जॉन्डिस की मात्रा कम होती जा रही है। तो कुछ पेशेंट्स में जॉन्डिस का ऊपर रहना कम होना, ऊपर रहना कम होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो स्टूल के कलर के साथ साथ अगर बदन में खुजली हो रही है और जॉन्डिस है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पित्त की नली में रुकावट आ गई है और वो पैनक्रियास की वजह से हो सकती है। तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ये सब सिम्टम्स अगर स्पेशली 50 साल की उम्र के बाद हो रहे हैं तो ये कैंसर की निशानी हो सकती है। तो इसे इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। इसे नॉर्मल जॉन्डिस या हेपेटाइटिस या वायरल फीवर समझ के इसे नज़रअंदाज मत करिएगा। तो इसे हम इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं या डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लिए, यानी पीलिया के साथ साथ खुजली आना, मोशन का कलर पेल होना या फिर फीवर आना, इसके लिए हम सबसे पहले सोनोग्राफी कराते हैं पेट की। उसमें हमारी पित्त की नली फूकी हुई है या नीचे कोई रुकावट है, इसकी हमें संभावना पता चल जाती है।
इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और पेट स्कैन जैसी चीज़ें हैं जो हमारे पैनक्रियाटिक कैंसर के डायग्नोसिस में और स्टेजिंग में मदद कर सकती हैं। इसी के साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिन्हें हम ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं। ये भी हमारी डायग्नोसिस में सहायता कर सकते हैं, जिसे हम सीरम CEA और सीरम CA19.9 कहते हैं। जॉन्डिस की मात्रा कितनी है वो पता करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसमें हमारी बिलिरुबिन की मात्रा, हमारे एंजाइम्स की मात्रा, हमारे प्रोटीन्स की मात्रा कितनी है, इसका एक आइडिया आ जाता है। अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है या कपकपाई हो रही है तो इसी के साथ साथ हम कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, जिसे हम CBC कहते हैं। इससे हमें पेशेंट के अंदर ब्लड में इन्फेक्शन है या नहीं, इसकी एक संभावना पता चल जाती है। ऐसे पेशेंट्स में अगर जॉन्डिस के साथ साथ इन्फेक्शन भी है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में कोलेंजाइटिस कहते हैं, ये इन्फेक्शन ब्लड में फैलने की वजह से दूसरे ऑर्गन्स पे भी प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। ये जो ट्यूमर रहते हैं पैनक्रियास के, ये ऑपरेबल स्टेज में यानी अर्ली स्टेज में हैं या नहीं है, ये हमें ये सब इमेजिंग से या स्कैनिंग से पता चल जाएगा। तो ये पैनक्रियाटिक ट्यूमर या कैंसर कौन से स्टेज में है, ये पता करने के लिए आपने CT स्कैन या MRI स्कैन तो कर लिया। इसके आगे इसकी ट्रीटमेंट में पहले सर्जरी करना है या पहले जॉन्डिस कम करना है, ये आपके कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या जो GI सर्जन है वो डिसाइड करेंगे। अगर जॉन्डिस बहुत ज़्यादा है यानी 10 के ऊपर है, या पेशेंट का वज़न बहुत कम हो गया है, उनका न्यूट्रिशन बहुत पुअर हो गया है, हाथ पैर में सूजन आना शुरू हो गया है न्यूट्रिशन पुअर होने की वजह से, या फिर उनको फीवर आ रहा है, ऐसे कई कारण हैं जिनके वजह से हमें पहले जॉन्डिस को कम करने की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, जिसे हम एंडोस्कोपिक स्टेंटिंग भी कहते हैं। एक दूरबीन द्वारा पित्त की नली में एक पाइप यानी एक स्टेंट बिठाया जाता है, जो प्लास्टिक या मेटल का स्टेंट हो सकता है, और पीलिया के कम होने का इंतज़ार किया जाता है, पेशेंट के रिकवरी होने का इंतज़ार किया जाता है। जॉन्डिस कम होने के बाद में पेशेंट की ताकत जो है वो बढ़ने लगती है, पेशेंट की भूख बढ़ने लगती है, पेशेंट की मोबिलिटी बढ़ने लगती है। पीलिया कम होने के बाद हम ये कैंसर का इलाज कर सकते हैं। कैंसर के इलाज में हमारे पास कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर ये कैंसर ऑपरेबल स्टेज में है तो सर्जरी ही इसका एकमात्र क्योर है। ये सर्जरी हम कैसे कर सकते हैं? सर्जरी हम ओपन सर्जरी यानी चीरा मार के, या दूरबीन के द्वारा, जिसे हम लैप्रोस्कोपिक, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं या रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, इन तीनों माध्यम से हम सर्जरी कर सकते हैं। क्या हर पैनक्रियास कैंसर में कीमोथेरेपी या रेडिएशन लेने की ज़रूरत होती है? जी नहीं। अगर ये बहुत ही अर्ली स्टेज में है तो इसमें कीमोथेरेपी या रेडिएशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर ये अगर एडवांस स्टेज में है तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन से काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे ट्यूमर जो है वो आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं और वापस आने से भी थोड़ा रोक सकते हैं। इस सब चीज़ का तात्पर्य ये है कि पैनक्रियाटिक कैंसर जो है वो शरीर का एक सबसे एग्रेसिव या भयानक कैंसर माना जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये पैनक्रियास के पिछले हिस्से में यानी बॉडी या टेल में अगर हो रहा है तो ये ज़्यादातर एडवांस स्टेज में पता चलता है, क्योंकि इसके इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स नहीं आते, एंड बाय दैट टाइम हमारा जो गोल्डन पीरियड है सर्जरी करने का वो ऑलरेडी निकल चुका होता है। इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइव्स। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन GI and HPV surgery, kindly subscribe my channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.